ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः अमिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। एक साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरे बाद बोलेंगे। आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं और रब करें। अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे साके को। सभी को नमस्ते। तो आज मैं आपको एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाना चाहूंगा, छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। बहुत जरूरी है एक अच्छे टीचर को बनने के लिए। एग्जाम में भी आएंगे ये चीजें, और आपको बेस्ट टीचर बनना है। और स्टार्टिंग में सबसे जरूरी होती है, जो स्टार्टिंग के बिगनर्स होते हैं, जैसे भी आप लोग अभी बिगनर्स एंट्री कर रहे हो टीचिंग लाइन में, उसके लिए माइक्रो टीचिंग की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डायरेक्ट में इनडायरेक्ट आपको, आपने ये अपने इसमें फेस भी किया, आप करते हो, लेकिन आज मैं सिस्टमेटिकली बताऊंगा कि एक्चुअल में अपनी टीचिंग क्वालिटी को कैसे हम और ज्यादा बेस्ट बनाएं। उसके लिए नाम दिया है माइक्रो टीचिंग। क्या नाम दिया, बोल के बताएंगे? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो आज आपको माइक्रो टीचिंग सिखाते हैं। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं एक ही टॉपिक को उठाऊंगा आज, बाकी को कल उठाऊंगा। बताएंगे मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस सर। माइक्रो टीचिंग, जैसे इससे पहले मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग बताना, जिन्होंने क्विज में आए यहाँ पे आकर के, तो वो अपना एक्सपीरियंस क्या रहा कि उन्होंने कितनी देर तैयारी की। कोई भी एक पर्सन, चलो भावना जी आप ही माइक खोल के बोलो। जब हाँ आपने जी। कोई भी क्विज सामने लेकर आए स्क्रीन पे प्रेजेंट जी। करने के लिए, पहले क्या प्रिपरेशन किया आपने, कितना आपको टाइम लगा प्रिपरेशन करने में, और उसके क्विज के बाद में आपका, आपने क्या किया, क्या गलती आपको नजर आई, या आपने अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुना, क्या लगा, और उसके बाद में अगली क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट आई, ये छोटे से आप 2 लाइन में बताइए। जी जी, पहले तो मैं टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। जब पहले तो टॉपिक मिलता है कि इसकी आपको क्विज करानी है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे कितना आता है वो। उसके बाद मैंने उस टॉपिक को उठाया कि कहाँ से कहाँ तक मुझे कराना है। फिर मैंने उसको डीपली स्टडी किया। मुझे वैसे आता है, बट मुझे पढ़ाने के पर्पज से उसे और पढ़ना पड़ा। फिर जब मैंने क्विज कराई तो उसके बाद मुझे कुछ चीजें समझ आई कि मुझे इन पर अभी और काम करना था। अगर वीडियो सुनते हैं तो, या अपनी बाद में यूट्यूब पर देखते हैं, तो उसमें ये भी पता चला कि शायद स्पीड टीज थी उस टाइम पे, थोड़ा और मुझे समझाना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए था। वो चीजें पता चली। और उसके बाद एक दूसरी चीज आती है कॉन्फिडेंस, कि वो टॉपिक और अच्छा हो गया। जहाँ पे मेरी खुद की वीकनेस थी वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई। तो ये सबसे मेन चीज है। बहुत बढ़िया। अब ये सारी की सारी चीजें आपने
खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जिन लोगों ने टीचिंग किया है कहीं ना कहीं कभी। और भावना जी, कितनी देर आपने तैयारी किया होगा किसी क्विज को प्रेजेंट करने के लिए? सबसे पहले बताती हूँ, एक बार मैंने युग दर्शन की क्विज कराई, युग दर्शन पढ़ाया था 20 मिनट्स का, जब आपने रखा था, सॉरी 40 मिनट्स, मैंने और पूजा जी ने। तो हम लोगों ने उसको पढ़ाने से पहले 3 दिन तक हमने पढ़ा उसको पूरा कंप्लीट। और एक पूरा का पूरा डिजाइन रखा हुआ कि कैसे क्वेश्चन पूछें, कैसे जी, और विद पढ़ाएं, कैसे टाइमिंग क्वेश्चन कि रखें। हाँ, कि हमें 40 मिनट्स में वो कंप्लीट करना है, ये हमने पहले देखा। मैंने पूजा को पढ़ाया कि देखो क्या 40 मिनट में कंप्लीट हो रहा है ये। तो इस तरीके से पूरा वेल डिजाइन था। इस तरीके के छोटे छोटे आप सब लोगों के एक्सपीरियंस होंगे। स्कूल लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में आप लोगों को मौका दिया होगा किसी ने पढ़ाने के लिए, टीचर्स ने। तो आज हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। देखिए, इसका क्या है कि ये माइक्रो यानी कि छोटी टीचिंग होती है। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है। मतलब कि टीचर, एक बड़ा टीचर या अच्छी क्वालिटी लाने के लिए किसी टॉपिक में अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए आपको इस चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, माइक्रो टीचिंग। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता क्या है, आप ये देखिए। टीचर पहले प्लान करेगा, जैसे अभी भावना जी ने बताया कि उन्होंने 3 दिन तक पढ़ाई की। ऐसा होता है एक्चुअल में। आप लोगों को क्या लगता है मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो आगे ऐसे स्क्रीन पे नहीं, मैं जानता हूँ ना। रात को 3 3 4 4 बजे तक आप लोगों के लिए जगता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। मुझे पता है ना कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है नए टॉपिक को पढ़ाने के लिए। और जो प्रिपरेशन नहीं करता, क्लास से पहले सोचता है क्या कर रहा हूँ, वो टीचर, बच्चे नहीं मानती है टीचर भी है क्या, उसको ये रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती। लेकिन रिस्पेक्ट पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती किसी की। तो प्लानिंग सबसे ज्यादा टाइम लेती है, जनरली 2 3 घंटे या 3 दिन। वो आपके ऊपर है कि आपको उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। ज्यादा नॉलेज है तो प्लानिंग कम देनी पड़ेगी, कम नॉलेज है तो 3 3 4 4 दिन भी लग सकते हैं उसी छोटे से टॉपिक के लिए आपको। प्लानिंग, प्लानिंग हर किसी को करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस टीचर क्यों ना हो। महागुरु यहाँ पे कोई नहीं है, सबको प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाने का तरीका रखना है, पहले क्या पढ़ाऊं, लास्ट में क्या पढ़ाऊं। मैं इसके बाद में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बिल्कुल नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा मेरा एक कॉर्पोरेट में। इसके बाद बताऊंगा, पहले हम ये देख लेते हैं जहां मैंने प्लानिंग पे बिल्कुल वर्क नहीं किया था मैंने। तो प्लानिंग, पहले हम प्लानिंग करते हैं अच्छे से, उसके बाद में टीच, पढ़ाते हैं। और पढ़ाते कितना है, 5 से 6 मिनट। देखिए, जो माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट यहाँ पे दिया 1963 में दिया, और किसने दिया, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने दिया। ये सन याद रखेंगे, 1963 में दिया और ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने दिया 1963 में, माइक्रो टीचिंग। तो पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद में 5 से 6 मिनट पढ़ाया जाता है। ओनली 5 to 6 मिनट्स पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में फीडबैक, फीडबैक लिया जाता है कि कैसा पढ़ाया है, कितना अच्छा पढ़ाया। इसको मैं अगली स्लाइड पे रख लेता हूँ, रुको। फीडबैक बहुत जल्दी से मुझे बताएंगे, फीडबैक होता क्या है, इसका मतलब आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। फीडबैक का मतलब जो क्या टॉपिक होता है? पहले पढ़ाया है वो आपको हम्म, समझ आया है या फिर नहीं आया है या फिर कोई डाउट है तो उसके विषय में प्रतिपुष्टि करना। वेरी गुड। ठीक है, कि फीडबैक का मतलब कि जैसे मैं पूछता हूँ, भैया समझ आ रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। फीडबैक लेते हैं कि हाँ वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो बुरा पढ़ा रहा है। प्रिंसिपल जो होता है, वीसी होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, एचओडी होते हैं, वो फीडबैक लेते हैं। फेस टू फेस भी ले सकते हैं, रिटर्न में भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो मान लेते हैं कि 2 घंटे तक जो है प्लानिंग की कि उसको पढ़ाना क्या है।
और यहाँ पे 5 मिनट उसने पढ़ाया और उसके बाद में फीडबैक लगी। फीडबैक लेने में लगभग 5 से 10 मिनट लग सकती है। उसके बाद में 10 मिनट की दोबारा से प्लानिंग करेगा और फिर दोबारा से पढ़ाएगा। ये वाला तो है माइक्रो टीचिंग, रीटीच जिसमें आती है। पहले पढ़ाओ, फीडबैक लो, फीडबैक लोगे, गलती पता चलेगी, गलती पता चलेगी, रीप्लान करो। अब रीप्लानिंग कर लिया, दोबारा से पढ़ाओ। अब पढ़ा दिया, दोबारा से फीडबैक फिर लो बच्चों से। समझ आया बच्चों? उसके बाद में फिर प्लानिंग, ये सर्कल चलेगा। इसी को ही माइक्रो टीचिंग कहते हैं। जो टीचर इस तरीके से फीडबैक पर काम करता है, हमेशा फीडबैक लेता रहता है लोगों से, दाएं बाएं। फीडबैक के भी बहुत सारे तरीके हैं। कई बार बच्चे डरते हैं टीचर को बताने में, तो उसके तरीके क्या है, अपने दूसरे साथियों को बोल दो और उनको बोलो कि आप उनका फीडबैक लेके हमें बताओ। क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं फोन करता हूं, मैं फोन कर दिया, चलो मैंने पुष्पा जी को फोन कर दिया कि पुष्पा जी मुझे आप फीडबैक बताओ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अब चाहे मैं बेकार पढ़ाता हूँ, लेकिन टीचर के सामने स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती बोलने की। ये फैक्ट है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो टीचर के सामने बोल पाते हैं। तो अब ये अब टीचर बोलेंगे, बच्चे, अरे सारे बच्चे ने हाँ 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 बोल दिया। अभी मैंने पूछा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरे सामने सब हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और पीछे से वही चापलूसी शुरू। क्योंकि बच्चों की हिम्मत नहीं होती है। बहुत ही रेयरली, वो बहुत ही बेकार से बेकार टीचर होता है, तब जाके बच्चों की थोड़ी बहुत हिम्मत होती है कि बोले। अदरवाइज बच्चे टीचर के सामने कभी नहीं बोलते। ये फैक्ट है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ था। टीचर कैसा ही क्यों ना हो, बच्चों की हिम्मत नहीं बनती है उस टीचर के सामने बोल के दिखा दे कि सर आप ऐसे, ये गलती है। तो आप लोग टीचर हो, ये बिल्कुल निकाल दो कि बच्चों के सामने पूछ रहे हो, सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आप सोच रहे हो अरे मेरी क्लास तो बहुत अच्छी भी है ना। फीडबैक, इनडायरेक्टली फीडबैक लो। जैसे मेरे दोस्त हैं, पूजा जी हैं, भावना जी, मैं उनको बोलता हूँ आप पूछो और लोगों से। मैं पूछूंगा, मेरे को नहीं बताएंगे लोग कैसा फीडबैक है। एक्चुअल फीडबैक मुझे खुद नहीं मिल सकता। अब उन लोगों के साथ में दूसरे लोग फ्रेंक हैं, वो उनके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं। अब उन लोगों को वो पर्सनली बताएंगे कि सर ऐसा ऐसा गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। फिर वो मेरे को दूसरे तरीके से बताते हैं कि ये आप गलती करते हो। एक तो है ये तरीका फीडबैक लेने का। दूसरा, क्लास को रिकॉर्ड हो रही है, मेरी क्लास अभी रिकॉर्ड हो रही है, पढ़ाया, आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगी वीडियो, और मैं अपनी ही वीडियो को देख रहा हूँ और खुद ही जज कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मैंने कैसे पढ़ाया। फिर मैं खुद ही पे हंसता हूँ, अरे राहुल तूने क्या बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। या तो रिकॉर्डिंग, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं होती रिकॉर्डिंग। ऑनलाइन में तो इजी है रिकॉर्डिंग होना, उसके लिए भी पैकेज लेना पड़ता है, बिना पैकेज के रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। दूसरा तरीका मैंने बता दिया, और तरीके बहुत हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कभी बच्चे टीचर को सामने फीडबैक, असली फीडबैक नहीं मिलेगा टीचर को। इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपसे तो अच्छा कोई टीचर ही नहीं है दुनिया में, आपसे जैसा कोई टीचर नहीं देखा, तो हवा में उछलने की जरूरत नहीं है। बच्चे कभी टीचर के सामने टीचर की बुराई नहीं कर सकते। पीछे से तारीफ होती है, वो मानेंगे हाँ ये हुई बात, पीछे से भी तारीफ होती है उस टीचर की, तब मानेंगे हाँ ये है एक्चुअल वाला टीचर। अदरवाइज सामने तो सबकी तारीफ होती है। कि माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं। कि प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इट इज नॉट ए टीचिंग मेथड। ये टीचिंग का मेथड नहीं है। टीचिंग मेथड क्या है, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, दैट इज मेथड। बट माइक्रो टीचिंग इज नॉट ए टीचिंग मेथड, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल। ये प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसके अंदर।
सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक लाभान्वित करने का तरीका है कि थोड़े टाइम में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें अध्ययन की एक इकाई और एक कौशल का प्रयोग कर अल्प अवधि तक विद्यार्थियों के एक छोटे समूह को पढ़ाता है। ध्यान रखना, माइक्रो टीचिंग में बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, 5 से 7 बच्चे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे। थोड़े से बच्चे लिए टीचर आएगा और उनको 5 से 10 मिनट पढ़ाएगा। थोड़ी देर पढ़ाया, थोड़े से छोटे बच्चों को, या कोई भी बच्चा हो सकता है, वो स्कूल के भी हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के भी हो सकते हैं। स्कूल में हम जब पढ़ते थे तो बीएड वाले बच्चे हमें आते थे पढ़ाने, हम बड़े एंजॉय करते थे। जेबीटी के टीचर आते थे हमें पढ़ाने। जब परीक्षार्थी पढ़ा लेता है, यानी कि परीक्षणार्थी पढ़ा लेता है, तब प्रतिपुष्टि, मतलब कि जो टीचर है, परीक्षणार्थी मतलब टीचर ने 5-7 मिनट पढ़ाया, उसके बाद में प्रतिपुष्टि परीक्षक द्वारा प्रदान, मतलब कि फीडबैक लेता है बच्चों से। और वो फीडबैक लेने के तरीके डिपेंड करता है। बच्चे सामने कभी टीचर के नहीं बोल सकते, अब वो टीचर के रिस्पॉन्सिबल देखेगा कि एक्चुअल फीडबैक कैसे मिलेगा। इस आधार पर पाठ में संशोधन कर पुनः पाठ योजना, उसके बाद में रीप्लानिंग की जाती है। आ गया ना वही, पहले प्लान, फिर पढ़ाया, फीडबैक लिया, फिर रीप्लान किया, उसके बाद में फिर पढ़ाया, फिर फीडबैक लिया, फिर प्लानिंग किया, पढ़ाया, फीडबैक, रीप्लान, पढ़ाया, रीफीडबैक, ये सर्कल चलता रहता है। इसी को ही माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इससे क्या होगा आप ही बताओ, जल्दी से बताओ, इसका बेनिफिट क्या होगा, किस सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? सर इसमें टीचर को बेनिफिट मिलेगा, उसकी टीचिंग जो क्वालिटी है वो डेवलप होगी, उसका जो कौशल है उसका विकास होगा। जैसे उन्होंने पता चल गई, ये पता चल गया, जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। तो क्या है कि टीचर के लिए होता है ये माइक्रो टीचर, जो स्टार्टिंग के जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्टार्टिंग के जो नए नए टीचर्स होते हैं उनको इस चीज को यूज कराते हैं ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो। और आप सभी अभी स्टार्टिंग के ही टीचर हो, तो आप इस तरीके की टीचिंग को यूज करो तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। लेट आया ओके। तो देखिए देखिए, पहला था प्लानिंग का, पे अप्रोक्सीमेटली 2 आवर ले लिया, वो 3 दिन भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि प्लानिंग कितनी भी हो सकती है, और करता है आपका टॉपिक क्या है और आपको कितनी नॉलेज है उस टॉपिक की, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग में टाइम लगेगा। 5 मिनट पढ़ाया, 5 मिनट फीडबैक लिया, 10 मिनट रीप्लान किया, 5 मिनट रीटीच किया, फिर 5 मिनट री फीडबैक लिया, तो लगभग 30, जो अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं माइक्रो टीचिंग में, लगभग कम से कम 30 मिनट्स टोटल टाइम लगता है। और नॉर्मल टीचिंग में 5 मिनट लगता है, रीटीचिंग में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। हाँ, ये 5 का 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मेनली एवरेजली 5 ही गिनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 30 मिनट्स लगता है, इससे टीचिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। जैसे कि थोड़े से बच्चे बैठे हैं, पढ़ा रहा है, 5 मिनट आएगा, पढ़ा के चला जाएगा, फीडबैक लेगा, फिर दोबारा। और एक और इसमें एक चीज और होती है, ज्यादातर इसमें रिकॉर्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा होगा, स्लाइड में लिखा होगा यहाँ पे, टीचर रिव्यूज ए रिकॉर्डिंग ऑफ ए टीचिंग सेशन, उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे हो, जो टीचर पढ़ा रहा हो, तभी तो वो अपनी रिकॉर्डिंग को सुनेगा। अगर ऐसा ना हो तो एक दूसरा ऐसा पर्सन हो, सुपरवाइजर, कोई दूसरा अच्छा लेवल का टीचर जिनको हर चीज की नॉलेज हो, वो आपको देख रहा हो, वो आपकी क्लास ले रहा हो। जैसे कि मान लेते हैं कि पूनम मैडम जो है वो एक अच्छे लेवल की टीचर हैं, और अभी राहुल जो सर आए हैं वो भी नए नए टीचर हैं। अब पूनम मैडम मेरे को जज कर रही है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ाने के बाद में मैं जाऊंगा पूनम मैडम के पास में कि मैडम बताओ क्या गलती की मैंने। फिर मुझे बताएगी कि राहुल तूने ये गलती की पढ़ाने में।
फिर मैं कहूंगा अच्छा पूनम मैडम ने मुझे फीडबैक दे दिया, अब मैं कहूंगा हाँ अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, दोबारा से प्लान करूंगा, फिर दोबारा से पढ़ाऊंगा। फिर वो पूनम मैडम बैठी है क्लास में या कोई और दूसरा हाई लेवल का जिसको अच्छी नॉलेज है टीचिंग की, वही तो गलती बता सकता है ना, जिसको नॉलेज हो। जिसको नॉलेज ही नहीं हो वो क्या गलती बताएगा। फिर पूछूंगा जी हाँ जी भावना जी बताओ मेरी क्या गलती थी पढ़ाने में। तो ऐसे ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। यही है माइक्रो टीचिंग। तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। बच्चे बहुत कम होते हैं इसमें, ध्यान रखना। कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ध्यान रखना एक बार में 5-7 मिनट में क्या पढ़ा लोगे आप, एक ही टॉपिक उठा पाओगे, छोटा सा वो भी। इसलिए लिखा हुआ है कि स्मॉल यूनिट्स, बहुत ही छोटा टॉपिक उठाओगे ना 5 मिनट में, नहीं तो भूमिका बताने में आपकी 5 मिनट निकल जाएगी। ओनली वन टीचिंग स्किल्स इज कंसिडर्ड एट ए टाइम। एक ही टीचिंग स्किल बता सकते हो आप, डेमो सेशन लेक्चर क्या क्या इतनी सारी चीजों में टाइम नहीं लगना। एक ही स्किल पे फोकस हो सकता है 5 मिनट के अंदर। प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक, हाँ एक क्वेश्चन ये बन सकता है, माइक्रो टीचिंग में फीडबैक इमीडिएटली लेते हैं जबकि नॉर्मल टीचिंग में कोई जरूरी नहीं है फीडबैक इमीडिएटली आए। इन माइक्रो टीचिंग साइकिल देयर इज फैसिलिटी टू रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड री इवेल्युएशन। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टिकोण से कि माइक्रो टीचिंग में क्या क्या होता है। या ऑप्शन ऐसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग में क्या नहीं होता। ऑप्शन में दे दिया रीप्लानिंग, रीटीचिंग, री इवेल्युएशन और री बना के एक और कुछ दे दिया, तो जो सा एक्स्ट्रा होगा समझ जाना कि वो नहीं है। इट पुट्स द टीचर अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि या तो रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छे से या फिर कोई उनको अच्छे से देख रहा है, छोटे से छोटे टॉपिक और उनकी गलतियां भी अच्छे से पता चल रही है वहां पे। ऑल द फॉल्ट्स ऑफ टीचर आर ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो दूसरा टीचर बैठा है या फिर रिकॉर्डिंग हो रही है पर ऑब्जर्व किए जा रहे हैं उनकी गलती क्या है। जबकि नॉर्मल टीचिंग में कोई जरूरी नहीं है ऑब्जर्व करें और होता भी नहीं है। नॉर्मली कौन ऑब्जर्व करता है, इतना किसके पास टाइम है। हमारा एमए में आज तक नहीं किसी ने किया, पूरी क्लास निकल गई, क्लास कैसे कराई कैसे नहीं कराई आज तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन माइक्रो टीचिंग में ऑब्जर्वेशन होती है तभी तो इम्प्रूव होगा। और जितनी ऑब्जर्वेशन होती है ना ध्यान रखना उतनी ही ज्यादा क्वालिटी निखरती है। इसलिए बोलते ना कि गुरु की जितनी डांट पड़ती है शिष्य उतना ज्यादा निखरता है, क्योंकि गुरु ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करेगा डांटेगा, डांटेगा तो उसकी गलती पता चलेगी, गलती पता चलेगी तो दोबारा गलती नहीं करेगा, तभी तो क्वालिटी निखरेगी। द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। मतलब कि इसमें डिसिप्लिन बहुत बहुत नेसेसरी हो जाता है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना। 5 मिनट आप पढ़ा रहे हो, 5 मिनट में बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं तो क्या पढ़ाओगे आप। तो ये मैंने कंपेयर कर दिया कि नॉर्मल जो टीचिंग होती है एक माइक्रो टीचिंग, इन दोनों में क्या बड़ा अंतर है। देखिए क्लासेस कंसिस्ट ऑफ 40 to 60 स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा, आप एमए में बीए में आप कितने बच्चे होते थे, 30 35 40 50 60 इतने बच्चे होते हैं, सेक्शन भी बन जाते हैं, इतने इतने बच्चे होते हैं। लेकिन इसमें माइक्रो टीचिंग में 6 to 10 बहुत ही थोड़े बच्चे होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर। अब दूसरे ट्रेडिशन में क्या है कि द टीचर प्रैक्टिस सेवरल स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स, क्योंकि टीचर के पास टाइम है और 40 मिनट 1 घंटे पढ़ा रहा है बच्चों को, उसके पास बहुत टाइम है, पूरे 6 महीने उसको पढ़ाना है। तो वो अलग अलग मेथड का यूज करेगा, कभी बच्चों को पार्क में जाके सिखाएगा, कभी बच्चों को कहानियां सुनाएगा, कभी चुटकुले सुनाएगा, कभी गाना सुनाएगा, कभी एक्सपेरिमेंटल कराएगा, कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत टाइम है। लेकिन इसमें टाइम ही नहीं है। द टीचर टेक अप वन स्किल एट ए टाइम। इसमें टाइम बहुत होता है टीचर के पास, आराम से मस्त होकर पढ़ाते हैं 40 से 45। ये सोच लो कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आराम से पढ़ा रहे हैं अब वो। लेकिन यहाँ पे भाई गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट वाले खींच देंगे। माइक्रो टीचिंग प्राइवेट जॉब से समझो कि 5 से 7 मिनट है और वो 5 से 7 मिनट भी आपको ऑब्जर्व करेंगे और जो गलती पड़ेगी आपको डांट पड़ेगी। ये प्राइवेट जॉब समझ लो और ये 45 गवर्नमेंट जॉब समझ लो।
और इसमें इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में फीडबैक तुरंत लेते हैं, तभी तो रिप्लान करेंगे ना। इसमें क्या है कि देर इज नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन। को जरूरी नहीं है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहे ना रहे, लेकिन माइक्रो टीचिंग में कंपलसरी हो जाता है भैया, कंट्रोल होंगे ही होंगे, बच्चे डिसिप्लिन में होने चाहिए। और 6 पॉइंट कह रहा है कि द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज वैग्यू, मतलब कि सुपरवाइजर जो है, मतलब कि ऑब्जर्व करने वाला। मैं पढ़ा रहा हूँ, पूजा जी मेरे को देख रही है, लेकिन टीचिंग में कोई जरूरी नहीं है कि उसको देखे, ना ना ना। लेकिन माइक्रो टीचिंग में कंपलसरी है कि कोई देख रहा है, पूनम मैडम देख रही है, भावना जी देख रही है, छुप छुप के देख रहे हैं, या बच्चों में आकर के मिल गया, टीचर को पता नहीं चल रहा, या रिकॉर्डिंग हो रही है, उससे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो कैसे पढ़ा रहा है। कि पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन नॉट बी स्टडीड, यानी कि क्लासरूम इसमें कोई ज्यादा वो नहीं मायने रखती, लेकिन इसमें पैटर्न बहुत जरूरी है। पैटर्न का मतलब बच्चे कैसे बैठे हैं। जैसे एक बार ये पैटर्न से क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में कि छोटे समूह के बच्चे हो तो जल्दी बताओ बैठने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है योग में। अर्धचक्राकार भैया। हाँ, याद आया ना, इस तरीके के मैंने पढ़ाए थे 9th यूनिट में। पैटर्न, बैठने के पैटर्न याद आ रहा होगा ना। ये है पैटर्न। इसमें बहुत कंपलसरी हो जाता है माइक्रो टीचिंग में कि बच्चे बैठे कैसे हैं, उसमें होता है लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है। तो ये माइक्रो टीचिंग के आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया, टाइम की कमी थी इसलिए खाली यही मैंने लिया। तो 43 हो गया है। माइक्रो टीचिंग के टॉपिक में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। सर इसमें 40 to 45 ड्यूरेशन था, उस पॉइंट को एक बार फिर बता दीजिए। टोटल ड्यूरेशन टाइम हाँ जी सर, वो जोड़ लो ना, 30 मिनट मैंने अभी तो गिनाया था लगभग। 5 मिनट पढ़ाया, पांच अच्छा मिनट अच्छा। फीडबैक लिया, 10 मिनट। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा वो 10 मिनट प्लानिंग किया, 20 मिनट याद आ गया ना। जी वही सर, तो ठीक। है, जी सर। लगभग आधे घंटे से 40 मिनट होती है। ठीक है, चलो मैं एक दो क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग के मैं पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे। हम्म, ये रहा। चलो माइक्रो टीचिंग का एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 96 करेंगे सभी। लेफ्ट साइड में दे रखा 96, दिख रहा होगा सभी को स्क्रीन पे। 96 को आप करें। माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी, जूनियर, 12th क्लास, या बोथ प्राइमरी और हायर क्लासेस बोथ। जल्दी से आंसर करें, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। वह चंद्रकला कोठारी जी बताएं जल्दी से माइक खोल के। ऑप्शन डी वाला, इसमें बोथ प्राइमरी एंड हायर क्लासेस में। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मैंने कराया नहीं, आपको छोड़ देते हैं इसको। 100 था तो 104 हम लेते हैं। 104 किस चीज का है। अच्छा ये मैंने कल पढ़ाया था, चलो मैं आज क्वेश्चन ले लेता हूँ। डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इफ द टॉपिक इज वेरी इजी, द टॉपिक इज डिफिकल्ट, द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, ऑल सिचुएशंस। कि डिस्कशन कब करना पड़ता है। जल्दी आंसर कर, देखो सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन गलती करोगे देखना आप सब इसको। आगे फुट पाड़ के नीचे आई गया। पहले सभी ने डी दिया, बी और सी, तीन ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने। तुषार जी माइक खोल के बताएं जल्दी से। जी सर, सर इसमें
वेरी डिफिकल्ट ही आएगा सर, तभी हम इसको डिस्कसिंग करेंगे। इसी फर्स्ट ए पे लिखा है वेरी इजी, इसी पे तो हम करेंगे नहीं, उसका मीनिंग तो हम जानते हैं। और तो बी पे लिखा है डिफिकल्ट, वो थोड़ा बहुत हो जाएगा 50%, लेकिन सी इसका ज़्यादा हायर डिफिकल्ट होगा, तभी हम डिस्कस करेंगे सर। बिल्कुल, आपको MDY की तरफ से मिलते हैं 1 रुपये, ठीक है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आंसर किया आपने, वेरी गुड। थैंक यू सर। ऐसे ही पढ़ते रहो। चलिए ये क्वेश्चन और कर लीजिए, 111 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन आपको खुद करने हैं, ठीक है। ए टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन, जल्दी से बताएं। लेक्चर मेथड के द्वारा, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली और एक्सप्लेनेशन दोनों हो रही है। लेक्चर के द्वारा, डिस्कवरी के द्वारा, डेमोस्ट्रेशन के द्वारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। हाँ जी, MDY जी, माइक खोल के बताएं। जी क्वेश्चन दिखा दीजिए मैम। इसमें अ टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली, जो टीचर हैं वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, चीजों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आएगा कि वो डेमोन्स्ट्रेट बिल्कुल करके वो सही। अब एक्सप्लेन योगा की करेंगे। क्लास की बात ले लो ना, योगा की क्लास में क्या करते हो प्रैक्टिकल में, ठीक है। टीचर को खुद भी आसन करने पड़ते हैं, बच्चों को नहीं समझ आए वे बकासन कैसे कर रहे हैं, टीचर खुद बताएगा, देखो हाथ ऐसे करो, हाथ जमीन पे रखो, घुटनों को कंधे पे लगाओ, पीछे काक में लगाओ और ऐसे उठो। टीचर खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होएगा ना, यही तो डेमोन्स्ट्रेशन होता है। लेकिन वो कई बार ऐसा बताएगा, भी होता है कि डेमोस्ट्रेटर अलग आता है और जो बोलने वाले अलग टीचर होते हैं। वो तो टीम टीचिंग होता है वो। अच्छा, वो टीम टीचिंग में आएगा। मैंने लास्ट ओके। टाइम तो कितना कल तो मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया था, टीम टीचिंग भूल गए। जिसे पढ़ाया तो था सर। भूल वो गए हैं। राहुल जी वो टॉपिक ना आपने सिर्फ ऊपर से बताया था, वो पढ़ाया नहीं गया कि कैसे टीम करनी है टीचिंग ग्रुप मेथड। में। आपने बताया तो था कि ग्रुप में कैसे टीचिंग करोगे आप, और हर जगह आपका टीचिंग बदल जाएगा, तो वो शायद डीपली नहीं एक्सप्लेन हुआ। ये था, ये ना टीम टीचिंग मैं कह रहा था, देखो 2 टीचर हैं, दो यस तीन टीचर हैं, एडवांटेज जी, आपने बताया डिसएडवांटेज। था। आप टाइम होने के बाद एक ये कुछ ओवरव्यू बता आप रहे, किया दूसरा था। कुछ बता। ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं कुछ एक काम दूंगा आप सब लोगों को, और वो आपको करके आना फिर। द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग, ध्यान दीजिए। टेक्नोलॉजी मतलब कि आज की बात हो रही है, एजुकेशन में कैसी टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है जी। MDY की दूसरी आईडी बताएं, भावना जी के अलावा जो और हैं। नीरज जी हैं, प्रेरणा जी हैं, पूजा जी हैं, कोई भी बताओ। ठीक है, आशा मैडम बताएं। सर मैंने आंसर नहीं किया है। कोई बात नहीं, आशा जी बताएं। सर हाँ जी। लर्नर ओरिएंटेड होनी चाहिए सर। क्यों? सर लर्नर ओरिएंटेड होगी तो समझाना और पूछना दोनों चलता है, और टीचर जो चलेगा वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो सीख पाएगा सर। और जो वेरी पहले होती थी वो टीचर ओरिएंटेड होती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। वैसे ये क्लास में होनी चाहिए थी डिस्कशन, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं, जल्दी माइक खोल के बताएं। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चों को टास्क देते हैं और बच्चों से एक एक करके सजेशन लेते हैं। अब मैं अगर एक एक करके सजेशन लेने लग जाऊंगा तो शायद आधा घंटा इसी में लग जाएगा, लेकिन एक टीचिंग मेथड है और बहुत बहुत यूजफुल है। बच्चों का दिमाग इसमें लगते हैं, बच्चों के आइडियाज लेते हैं,
तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है, उस क्वेश्चन को मैं कल आपसे ये लूंगा, तो अपने बेस्ट से बेस्ट आपको सोचना है, ठीक है। सामने प्रेजेंट करता हूँ मैं आपके सामने क्वेश्चन, ये आप पढ़ लेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है क्या कि बच्चों को विचार करने के लिए देते हैं, लेकिन ये इमीडिएटली दिया जाता है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रॉब्लम क्या है कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, इनकी प्रॉब्लम्स को हमें बताना है। इसकी एडवांटेज क्या है लव मैरिज के, डिसएडवांटेज क्या है लव मैरिज के, आपको 5-7 पॉइंट डिसएडवांटेज बनाने हैं, 5-7 एडवांटेज बताने हैं। अरेंज मैरिज के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आप लोगों को बताने हैं, और उसके बाद में कंक्लूजन देना है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, किसी का दबाव नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में आपको बताना है कि कौन सा इसमें बेस्ट रहेगा, अरेंज बेस्ट रहेगी या लव मैरिज बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आया, मैंने क्या होमवर्क दिया आप सब लोगों को? यस सर। ठीक है। और ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन उन लोगों से रखता हूँ जिनकी मैरिज हो चुकी है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, शायद मेरे से भी बेहतर तरीके से वो बता पाए, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है, मेरे पास खाली किताबों का अनुभव है। किसी का दबाव नहीं है, फैमिली में दबाव आके कर रहे हैं, नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको पूरी स्वतंत्रता मिली है। उस समय आप किस चीज को चॉइस करोगे और क्यों चॉइस करोगे, उसका लॉजिक आपको देना है। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, हो सकता है अगर मैं ऐसे ना पूछूं तो मैं गूगल फॉर्म भेज दूं आपको, उसमें आप भर दो, या फिर अगर टाइम रहा तो मैं लाइव क्लास में सबसे पूछूंगा। आप लोग प्रिपेयर रहना अपने हिसाब से, ओके। कोई डाउट हो तो बताइए, फिर भैया मैं और भैया हाँ एक सेकंड बोलूं, लव मैरिज अच्छी होती है भैया, क्योंकि सब चीज समझ में आ जाती है, और अरेंज मैरिज में सालों बीत जाते, जिंदगी बीत जाती, चीजें पता समझ चलेगा नहीं ना आती। राधिका मैडम, अभी फीडबैक आएंगे ना, अभी देखना बहस चलेंगी, एक बोलेगा लव मैरिज बहुत अच्छी, दूसरा बोलेगा नहीं अरेंज मैरिज, फाइट होंगी। अभी दिखा दूं मैं? अरे हाँ जी, अरेंज मैरिज अरे वाले सामने आ जाओ, अभी आएंगे अरेंज देखना। मैरिज अच्छी होती है अरेंज मैरिज अच्छी होती है हाँ, फाइट होंगी, बहस होंगी, राधिका जी उनको मारेंगे, वो धर्मवीर सर उनको हाँ, मारेंगे। दोनों ये अपनी बहस जगह का पर विषय है, टॉपिक ये। इम्पोर्टेंस है। हाँ, आप 5 मिनट ले सकते हैं, तो दोनों का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। चलो मैं दो और को कहते मौका हैं देता हूँ। लव मैरिज की तरफ से मैं राधिका जी को मौका देता हूँ, और अरेंज मैरिज की तरफ से मैं धर्मवीर सर को मौका देता हूँ। दोनों लोग अपने अपने पक्ष रखें, बाकी लोग मैसेज करें। हाँ, बताओ सर। हाँ, शुरुआत मैं करता हूँ सर। हाँ, हालांकि देखो दोनों का अपना अपना पक्ष है, बट कहते हैं ना कि जो बड़े बुजुर्ग ना का जो अनुभव है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। लव मैरिज में होता क्या है बेसिकली, कि ठीक है शुरू में अच्छा लगता है जब तक वो एज ए लवर रहते हैं, तो लेकिन शादी के बाद क्या होता है ना, जो सिचुएशन बदल जाती है, वो चीजें नहीं रह पाती, गुडी गुडी वो जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो तो खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वो जो विचार है ना, दोनों को मतभेद होने लगता है, फिर वो फ्रैक्शंस आने लगते हैं। बट अरेंज मैरिज में क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने अनुभव के तौर पे सारा कुछ करके वो शादी करते हैं ना, तो उसमें मतलब दोनों एडजस्टमेंट रहता है, दोनों एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ते हैं। तो आजकल जीवन में मैक्सिमम जो शादियां हैं ना, वो जो अरेंज है ना, वही सक्सेसफुल हुई हो। आजकल जितनी भी आप देखो डिवोर्सेस होते हैं ना, वो डिवोर्स है सारा कुछ ना, वो लव मैरिज में ही होता है। अरेंज मैरिज वाला तो कम दिखता है बस। और भी चलो सर, आगे बढ़ सकते हैं चलो अब आपको टक्कर देने वाली है हमारी राधिका मैडम जी, आओ जी, इनके खिलाफ क्या भैया बोलोगे आप? लेकिन कितनी चीजें समझ नहीं पाते, मान लो लव मैरिज में टाइम तो मिलता है ना समझने का, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, तो फैमिली के एक एक मेंबर को समझ जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन समझ जाती है। और ज्वाइंट फैमिली है तो मान लो घर में 10 लोग हैं तो 10 की भावनाओं को समझना जरूरी होता है। लव मैरिज में उसको सब चीजें पता होती है ना, तो फिर उसको दुख तकलीफ नहीं होती है, नहीं तो वो जिंदगी भर समझने में और सबको सेटिस्फाइड करने में खुद को पूरी खत्म कर लेती मेरे हिसाब से। तो भैया ये, क्योंकि जो टाइम मिलना चाहिए वो अकेले में मिल जाता है इसके, और आते ही घर में सब अरेंज मैरिज में सबकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती सबकी, और चीजें समझ नहीं पाते किसको क्या चाहिए किसको क्या चाहिए, तो इसमें 10-20 साल निकल जाते हैं।
मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरी लग रहा है अरेंज है हमारी भैया। राधिका जी ने बड़ी प्रॉब्लम समस्या झेली है, मुझे ऐसा लग रहा है ना राधिका मैम। सर सर मैं नहीं भैया, बोलूं इस ज्वाइंट पे एक फैमिली है ना, मिनट। तो सर इतने साल हो गए, लेकिन बहू मतलब बहू ही है, आप बोल नहीं सकते हो। हाँ, पूनम मैम भी काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं इनको भी मौका देता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी पूनम मैम। सर राधिका जी ने अभी जो बताया ना कि सबका करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ये लव मैरिज में भी होता है, क्योंकि मेरी लव मैरिज है। और लव मैरिज में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तब हम सिर्फ अपनी अच्छी साइड एक दूसरे को दिखाते हैं। हाँ, बुराइयां सब में होती है, वो हमें दिखती नहीं है, और शादी के बाद जब वो दिखती है तब वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। और मेन यानी क्या होता है, हमारे टाइम पे क्या होता था, जो लड़के लड़कियां तो शादी भोली रहती थी, उनको समझता नहीं था। और जो लड़के होते थे वो कितनी बातें हमको बता रहे हैं, वो कितनी सच है कितनी झूठ है, और हम क्या समझ रहे हैं उनको, हमको सिर्फ अच्छा दिखता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर शादी के बाद जब असलियत पता चलती है तब हम हमारे माँ बाप को नहीं बता सकते कि हम मुश्किल में हैं, क्योंकि वो हमारा चॉइस होता है, हमने खुद के मर्जी से वो शादी की है। तो हम माँ बाप को नहीं बताते कि उनको ज्यादा तकलीफ अभी और क्यों दे, पहले ही दी है अभी और क्यों दे, इसलिए हम नहीं बताते हैं। तो ये सब ससुराल वालों का करना पड़ता है, ये तो लव मैरिज में भी है, वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। अरेंज मैरिज में भी है, 25 साल बाद भी बहू बहू ही रहती है, वो सब है। पर ये बातें, 2 पॉइंट मुझे बहुत जरूरी लगे बताना, उतना मैंने बहुत बताया। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं एक तीसरा एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, तो इस पे भी सभी लोग विचार करना। और एक तो खाली हुआ लव मैरिज, एक हुआ खाली अरेंज मैरिज, दो टास्क दिए मैंने आपको। एक दोनों का मर्ज रूप होता है, मर्ज रूप के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग लिख के आना। ये है ना, ये मेथड है टीचिंग का मेथड। एक तरीके से मैं एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दी है, जो हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है इस एज में। तो आप सब लोगों का आइडिया आज कल हम लेंगे, कल अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आऊंगा, या तो छुट्टी रखेंगे, बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब होगा मैं इस पे चर्चा करूंगा। अभी हमारे 1 महीने आगे एग्जाम बढ़ गया है, तो आप लोगों को मैं पकाऊंगा नहीं ज्यादा पढ़ा करके, मजे मजे में हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से। तो सब लोग अपना दिमाग को यूज करना। सिंपल अरेंज मैरिज के फायदे नुकसान, सिंपल लव मैरिज के फायदे नुकसान, अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए उसके फायदे नुकसान। ठीक है, आप सब लोगों का फीडबैक हम लेंगे, अच्छे से सोचो, आपस में डिस्कस करो, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ओके। सर एक लाइन बोलूं क्या? हाँ धर्मवीर सर। सर सिचुएशन कुछ भी हो सर, हर जगह अपने को ना माइंड ना अपने को प्लानिंग करके या एक एडजस्टमेंट के तौर करना पड़ता है, चाहे वो शादी हो चाहे क्लास